हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको DSSB में आने वाली पेडागोजी और टीचिंग मैथोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक आपको यहाँ करवाऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरे टॉपिक्स आपके साथ में शेयर करे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा DSSB 2 पार्ट में एग्ज़ाम कराता है। फर्स्ट होता है उसका जर्नल पेपर जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके आता है। सेकंड हमारा होता है पार्ट बी जिसमें हमारी टीचिंग मैथोलॉजी, पेडागोजी और जो हमने DLED, BEd में टॉपिक्स पढ़े होते हैं उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ मैं आपको पेडागोजी और टीचिंग मैथोलॉजी कराऊंगी। इससे रिलेटेड ही आज मैं आपके लिए हमारा फर्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। आप टॉपिक वाली वीडियो देख सकते हो। अगर आपको डाउट हो कि कौन कौन से टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी तो वो आप देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्रॉन-फेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, तो ब्रेनर का जो ये इकोलॉजिकल मॉडल है यानी पर्यावरणीय, ये मॉडल आया था हमारा 1979 में। ठीक है, तो इस सिद्धांत को हमारा ब्रेनर का व्यक्तिवाद और सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ये हमारे ब्रूनर का सिद्धांत नहीं है, ब्रेनर का सिद्धांत है, ब्रॉन-फेन-ब्रेनर। ठीक है, तो आप इस नाम को ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसको इकोलॉजिकल मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपना सिद्धांत लेयर में दिया है। 5 लेयर्स दी हैं इन्होंने। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हमारी ज्योग्राफी में एक चैप्टर है जिसमें लेयर्स, हमारे भूमंडलीय लेयर्स के बारे में है। तो इसी तरह से इन्होंने 5 लेयर दी हैं और जो ये लेयर है ये बच्चे के विकास को बताती हैं कि बच्चे के विकास कैसे होता है। ठीक है, चलिए हम पढ़ने वाले हैं इसका मॉडल क्या कहता है ये। तो पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत, इकोलॉजिकल मॉडल, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, यहाँ मैंने हिंदी में लिखा है। पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत किसने दिया था? हमारे ब्रेनर ने दिया था। एक बच्चे में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। ठीक है, और एक बच्चे का वातावरण उसको कैसे प्रभावित करता है यह बताता है। तो बेसिकली ये जो हमारा मॉडल है ये बच्चे के होने वाले परिवर्तन कैसे होता है और उसमें पर्यावरण का क्या रोल है इसके बारे में बात करता है। और वो ये बात कैसे करता है? लेयर्स के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, तो ये लेयर्स आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने वाली है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में याद करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इसको इंग्लिश में याद करेंगे। हमारा DSSB का फर्स्ट टॉपिक है ये गाइस, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं हमारे। आप कोई सा भी टीचिंग एग्ज़ाम्स उठा लो जिसमें पेडागोजी आती है उसमें ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि पर्यावरणीय कारक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। देखिए, जैसे कि आपने पढ़ा ही था CTET में कि जो हमारा विकास है वो आनुवांशिक और पर्यावरण इन दोनों के अनूठे संयोजन से ही बनता है। ठीक है, यानी जैसे कि आपने पढ़ा था डेवलपमेंट इज इक्वल टू एनवायरमेंट इनटू हेरिडिटी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था जो विकास है वो किसका संयोजन है? हमारे हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ब्रूनर, जो ये ब्रेनर है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने आनुवंशिकता की इतनी बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण जो है वो मुख्य कारक है किसमें? बालक के विकास में। ठीक है, तो चलिए इसकी मैं 5 इन्होंने लेयर्स मतलब मंडल बताए हैं, 1 बाय 1 हम 5 को डिस्कस करेंगे। और मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो और जल्दी जल्दी आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है गाइज, अपनी लैंग्वेज में नोट करो या फिर जैसे मैंने लिखा है एज इट इज़ इसको नोट कर लो, जिसमें भी आप इसको दोबारा रिवाइंड कर सको, अच्छे से रिवाइज कर सको कंफर्टेबली।
उस लैंग्वेज में आप इसको नोट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा विकास है वो किससे प्रभावित होता है, एनवायरनमेंट से और आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता जो ऐसा फैक्टर है जो चेंजेबल नहीं है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बट एनवायरनमेंट हमारा चेंजेबल है। ठीक है, ये बात भी पूछी जाती है एग्जाम में कि अब आनुवंशिकता क्या है। बच्चे का रंग रूप, बच्चे का ढाल जो उसके पेरेंट्स की देन है, वो आनुवंशिकता के अंदर आती है, वो चेंज नहीं हो सकती है। बाकी एनवायरनमेंट, ये हमारा आसपास का माहौल हो गया, उसकी स्कूलिंग हो गई, ये सब चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट मंडल के बारे में, माइक्रो सिस्टम यानी लघु मंडल। क्या लिखा है इसमें, लघु मंडल बच्चों के माइक्रो सिस्टम में कोई भी तत्कालीन संबंध शामिल होता है जिनके साथ वह बातचीत करता है। ठीक है, तो माइक्रो सिस्टम यानी लघु मंडल के अंदर वो लोग आते हैं जिनके साथ में बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, जिनके साथ में बच्चा डायरेक्ट संबंध बनाता है, वो हमारे लघु मंडल में आते हैं। कहने की बात ये है जैसे कि फैमिली के साथ बच्चा डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। पीयर्स होता है उसके साथियों का ग्रुप। ठीक है, सिबलिंग्स यानी उसके भाई बहन, उनके साथ वो सीधा जुड़ा होता है। फ्रेंड्स उसके, टीचर्स। ठीक है, तो ये सब जो आते हैं ये हमारे माइक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके साथ बच्चा डायरेक्ट जुड़ा रहता है और इनका बच्चों के विकास पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब जैसा उसका आसपास का माहौल होगा वैसे ही उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। पॉजिटिव उसकी फैमिली है, पॉजिटिव पीयर ग्रुप है, पॉजिटिव सिबलिंग्स है, तो पॉजिटिव ही उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं हमारी सेकंड लेयर के बारे में। तो हमारी सेकंड लेयर है मीसो सिस्टम, मध्य मंडल क्या है, ये दो लघु मंडलों के बीच का संबंध है। अभी मैंने आपको लघु मंडल बताई थी, क्या क्या थी, हमारा फैमिली थी, पीयर्स थे, और हमारे टीचर्स थी, फ्रेंड्स थे, सिबलिंग्स थे। अब यहाँ क्या है, पेरेंट्स है, टीचर्स हैं, ये दोनों हमारे क्या है, लघु मंडल के एग्जाम्पल्स हैं। इनके बीच जो संबंध है वो हमारा कहलाता है मीसो मंडल, और ये भी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, और इनसे कौन प्रभावित होता है, हमारा बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि पेरेंट्स और टीचर्स के बीच का संबंध किस मंडल में आता है, तो आपको इसमें आंसर लगाना है मध्य मंडल में आता है, और इंग्लिश वाले लगाएंगे मीसो सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम क्या होता है, एक्सोसिस्टम एक ऐसी सेटिंग है जहां बच्चे कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाते, लेकिन सिस्टम के संदर्भ में एक लिंक बनाए रखते हैं, वे सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे। इस प्रणाली में माता पिता का कार्यस्थल, विस्तारित परिवार के सदस्य, स्कूल, बोर्ड और मास मीडिया आते हैं। बच्चे भले ही इन संस्थाओं के साथ सीधे तौर पर जुड़े नहीं हैं, लेकिन उनके विकास पर उनका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट मंडल था लघु मंडल, उसमें तो वो बच्चा डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। ठीक है, बट यहाँ जो इकोसिस्टम है इसमें बच्चा डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, बट उस पर फिर भी इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ बताया गया है माता पिता के कार्यस्थल, तो माता पिता के कार्यस्थल पर बच्चा तो नहीं जाता, बट फिर भी माता पिता का कार्यस्थल, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी डॉक्टर हैं, किसी की माता टीचर है, वो चीज़ भी तो बच्चे को प्रभावित करती है ना, तो इसमें ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माइक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम, वृहत मंडल उस संस्कृति का वर्णन करता है जिसमें व्यक्ति रहते हैं। सांस्कृतिक संदर्भों में देश की स्थिति विकासशील है या नहीं। देखिए, वृहत मंडल के अंदर बच्चे की संस्कृति आती है, बच्चे का देश आता है। ठीक है, बच्चे की आर्थिक स्थिति आती है कि वो उसको कैसे प्रभावित करती है, जिस देश में बच्चा रह रहा है वो उसकी वहाँ का क्या कानून है, क्या उसका इतिहास है, वो सब उसको प्रभावित करता है। बच्चे की आर्थिक स्थिति कैसी है, देश जो है वो विकासशील है या नहीं है, और विकसित है या नहीं, तो ये चीज़ इसको प्रभावित करती है, और ये समय के साथ परिवर्तित है। दूसरा, ये मंडल जो है
ये सबसे बाह्य मंडल भी कहा जाता है, जबकि ये 4th नंबर का है, फिर भी सबसे बाह्य मंडल इसी को कहा जाता है। दूसरा इसके बारे में ये भी लिखा हुआ है, ये है संस्कृति के सदस्य सामान्य संस्कृति पहचान मूल्यों और विरासतों को साझा करता है। माइक्रो सिस्टम समय के साथ विकसित हो जाता है क्योंकि प्रत्येक क्रमक पीढ़ी मैक्रो सिस्टम को बदल सकती है और एक अद्वितीय फंक्शन में विकास की ओर ले जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया ये चेंजेबल भी है। लास्ट हमारा जो मंडल है वो है घटना मंडल। ठीक है, घटना मंडल के अंतर्गत वो ऐसी ही घटनाएं शामिल होती हैं जो जीवन में सिर्फ एक बार घटती हैं पर पूरे बच्चे के जीवन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, पूरे उसके जीवन काल में उसको प्रभावित करती है, घटती एक बार है। जैसे कि पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाना, घर में उसकी सिबलिंग्स का बर्थ होना, तो इस तरह की चीज़ें, एक्सीडेंट होना। ठीक है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होती है, ऐसी चीज़ें घटती एक ही बार है पर क्या करती हैं, ये जीवन भर तक के लिए बच्चे के विकास में काफ़ी बड़ा चेंजेस लाती हैं। ठीक है, तो घटना मंडल में वे चीज़ें आती हैं जो घटती एक बार है पर जो उसके काफ़ी उसमें बदलाव लाती हैं। ठीक है, उसकी परिस्थितियों में, जैसे कि डेथ, बर्थ, डाइवोर्स ले सकते हैं यहाँ हम। और बाकी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको अगर समझ आया हो तो आपने क्या समझा। ठीक है, कल हम इसके माइक्रो टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कल का टॉपिक हमारा माइक्रो टीचिंग रहेगा। बाकी प्लीज़ गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, नोट्स बनाने हैं, अपने प्रैक्टिस करनी है। पहले आज मैं आपको टॉपिक्स करवाऊंगी, टॉपिक्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी बुक से ही, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से। जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पार्ट बी में, 100 नंबर का हमारा पार्ट बी होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो मैं उसकी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। पर पहले मेरा मानना ये है कि पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इससे हमारी टॉपिक पर पकड़ मजबूत होती है। दूसरा, हमें ये पता चलता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे टैकल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अब कितना क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ गाइस वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, दूसरा समझ आया होगा। अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में जो है हमारा माइक्रो टीचिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।